हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। निश्चित रूप से तैयारी आपकी अच्छी चल रही है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे मैटर और वेव के बीच में रिलेशन। क्या मैटर का रिलेशन वेव के साथ भी हो सकता है? यह थॉट डी ब्रॉगली ने डेवलप किया बाय कंपेयरिंग आइंस्टीन इक्वेशन एंड मैक्स प्लांक इक्वेशन। आइंस्टीन जहां मैटर का रिलेशन एनर्जी के साथ बताया है, वहीं मैक्स प्लांक ने एनर्जी का रिलेशन वेव के साथ बताया था। तो जब एनर्जी मैटर से भी रिलेटेड है और एनर्जी वेव के साथ भी रिलेटेड है, तो क्या मैटर और वेव भी एक दूसरे के साथ में रिलेटेड हो सकते हैं? इसके लिए डी ब्रॉगली ने आइंस्टीन के इक्वेशन और मैक्स प्लांक के इक्वेशन को कंपेयर किया और इस दोनों के कंपैरिजन के द्वारा मैटर और वेव के बीच में जो रिलेशन है उसको बताया। यानी कि पहला जो एस्टेब्लिशमेंट जो मैटर और वेव के बीच में जो रिलेशन का एस्टेब्लिशमेंट है, वह करने वाला जो व्यक्ति था वह डी ब्रॉगली था और उसने इक्वेशन के द्वारा ये प्रूव किया कि किसी भी पार्टिकल में वेव कैरेक्टर भी हो सकते हैं यदि उस पार्टिकल का मास बहुत स्मॉल होता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन या एक एटम या एक मॉलिक्यूल या एक आयन जिसके मास बहुत कम होते हैं, और इतने छोटे मास के पार्टिकल जब हाई स्पीड से मूव करते हैं तो इसमें वेव लाइक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड होते हैं। किसी लार्जर पार्टिकल के साथ भी वेव लाइक प्रॉपर्टी होते हैं, लेकिन वह इनसिग्निफिकेंट होते हैं क्योंकि इसमें जो वेव प्रॉपर्टी कैलकुलेट होता है वह बहुत स्मॉल वैल्यू में आता है। तो स्मॉलर पार्टिकल के लिए ही एप्लीकेबल होगा जिसमें वेव लाइक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड होंगे, जिसको प्रूव किया था डी ब्रॉगली ने बाय कंपेयरिंग आइंस्टीन इक्वेशन एंड मैक्स प्लांक इक्वेशन। तो आइंस्टीन का इक्वेशन क्या कहता है? डी ब्रॉगली इक्वेशन में जाने के पहले हम लोग आइंस्टीन की इक्वेशन पे ध्यान देंगे। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन के अकॉर्डिंग एनर्जी का रिलेशन मैटर के साथ होता है और इसमें E इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर जो इक्वेशन दिया है, यह आइंस्टीन का इक्वेशन है। बहुत ही फेमस इक्वेशन है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जहां पर E का मीनिंग है एनर्जी एसोसिएटेड विथ मैटर ऑफ मास m, और c जो यहां पर है ये वेलोसिटी ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड के इक्वल होते हैं, आप जान रहे हैं। तो एनर्जी एसोसिएटेड विथ मैटर ऑफ मास m कितना होगा, ये हम लोग आइंस्टीन के इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं। एनर्जी का रिलेशन मैटर के साथ है, इट मीन्स मैटर का रिलेशन भी एनर्जी के साथ है और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ रिलेटेड होता है। तो एनर्जी का कंडेंस फॉर्म अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन ने कहा था कि एनर्जी का कंडेंस फॉर्म ही मैटर है, और जितने भी मैटर हैं उसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड हो सकते हैं वह ई एनर्जी के इक्वल होंगे। ई एनर्जी के इक्वल होगा मैटर में जब मैटर का मास m होता है, यानी कि m मास में जो एनर्जी है वो E है। जब आपको m इंटू सी स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं तो एनर्जी का वैल्यू इसमें कितना होगा ये कैलकुलेट हो सकती है। दूसरा इक्वेशन आपको मैक्स प्लांक ने दिया था क्वांटम थ्योरी में। मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी का रिलेशन वेव के साथ है E इक्वल टू सी बाई लेमडा। आप मैक्स प्लांक थ्योरी पिछले वीडियो में देखे हैं, आपको बताया गया है एनर्जी का रिलेशन वेव लेंथ के साथ होता है, वेव के साथ होता है। एनर्जी ऑफ फोटोन वेव लाइक ट्रेवल करते हैं। फोटोन मासलेस बंडल ऑफ एनर्जी होता है और ये वेव के तरह वेव के फॉर्म में ये ट्रेवल करते हैं। तो एनर्जी एसोसिएटेड विथ फोटोन और क्वांटम जो होता है ये एच सी बाय लेमडा के इक्वल होता है। तो आपको मैक्स प्लांक का थ्योरी सजेस्ट कर रहा है कि एनर्जी का जो रिलेशन है वह वेव के साथ है। वहीं पर आइंस्टीन का थ्योरी सजेस्ट किया था
कि E इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है, मतलब एनर्जी का रिलेशन मैटर के साथ। तो जब आपको ये दोनों इक्वेशन पता है, आइंस्टीन का इक्वेशन E इक्वल टू एम सी स्क्वायर और आपको मैक्स प्लांक थ्योरी के अकॉर्डिंग E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, तो आप जब एनर्जी के इक्वल ये दोनों इक्वेशन है तो एच सी बाई लेमडा को भी हम कंपेयर कर सकते हैं एम सी स्क्वायर के, क्योंकि एच सी बाई लेमडा इक्वल टू ई होता है और एम सी स्क्वायर भी ई के इक्वल होता है। हम लोग बाय कंपेयरिंग आइंस्टीन इक्वेशन इन मैक्स प्लांक इक्वेशन, दोनों को कंपेयर कर दें, आइंस्टीन के इक्वेशन को और मैक्स प्लांक इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को यदि कंपेयर कर दें तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, एच सी बाई लेमडा इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यानी कि हम कह सकते हैं एच सी बाई लेमडा के बदले हम लोग यहाँ पर एम इंटू सी स्क्वायर को सी से कट कर दें तो आपको एच बाई लेमडा इक्वल टू एम इंटू सी के बराबर होगा। अब m इंटू सी जो है ये मोमेंटम के इक्वल होता है, m इंटू सी जो है ये मास और वेलोसिटी हो गया, मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है ये मोमेंटम के इक्वल होता है, जो p के इक्वल होगा। तो h बटे लेमडा आपको p के इक्वल है, तो आपको जब h बाई लेमडा p के इक्वल है तो आप लेमडा इक्वल टू कितना होगा इसको फाइंड कर सकते हैं। लेमडा इक्वल टू क्या होगा, h बाय p हो जाएगा। लेमडा इक्वल टू h बाय p के इक्वल बताएंगे, जिसमें लेमडा जो है ये वेवलेंथ है। लेमडा क्या है, वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ पार्टिकल, वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ पार्टिकल। और h जो है ये मैक्स प्लांक कांस्टेंट है। मैक्स प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू आपको याद होगा 6.626 इंटू 10 टू दी पावर -34 जूल सेकेंड होता है। और p जो है ये मोमेंटम ऑफ पार्टिकल है, p जो है यहाँ पर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल है। अब किसी पार्टिकल में लाइट का तो वेलोसिटी हो नहीं सकता है, क्योंकि आइंस्टीन ने अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के द्वारा ये भी बताया है कि किसी भी पार्टिकल में लाइट का वेलोसिटी संभव नहीं है। ये c वेलोसिटी जो हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं वो लाइट का वेलोसिटी है, बट किसी भी पार्टिकल में लाइट का वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है। पार्टिकल में जो वेलोसिटी पॉसिबल है, आप उस वेलोसिटी को जब मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, मास ऑफ पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का जो प्रोडक्ट आएगा इसको मोमेंटम ऑफ पार्टिकल बोलते हैं। तो हम लोग मोमेंटम ऑफ पार्टिकल के स्थान पे यहाँ लेमडा इक्वल टू एच बाय पी इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, क्योंकि मोमेंटम p जो होता है ये मास इंटू वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो आपको लेमडा इक्वल टू एच बाई एम भी जो इक्वेशन आया, इसी इक्वेशन को हम लोग डी ब्रोगली इक्वेशन बोलते हैं। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज डी ब्रोगली इक्वेशन, जिसको डी ब्रोगली ने डिराइव किया बाय कंपेयरिंग आइंस्टीन इक्वेशन एंड मैक्स प्लांक इक्वेशन। और यह इक्वेशन सजेस्ट करता है कि यदि कोई पार्टिकल जो m मास का है और ये सर्टेन वेलोसिटी v वेलोसिटी से मूव करते हैं तो उसमें लेमडा वेवलेंथ एसोसिएटेड होगा। यानी कि किसी भी पार्टिकल में जब वेवलेंथ एसोसिएटेड होगा मूविंग पार्टिकल में, यानी कि उस पार्टिकल में वेव कैरेक्टर होता है। लेकिन किसी लार्जर पार्टिकल में जो वेव कैरेक्टर कैलकुलेट होते हैं वह बहुत ही स्मॉल एक्सटेंट में कैलकुलेट होते हैं और वो निग्लिजिबल होते हैं, मतलब वो कंसिडर करने के लायक नहीं होता है। लेकिन जो सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इन सब के मास इतने कम होते हैं और इतने कम मास के पार्टिकल जब हाई स्पीड से मूव करते हैं तो उसमें एक कंसिडरेबल वैल्यू ऑफ वेव कैरेक्टर एसोसिएटेड होता है। तो डी ब्रोगली ने ये सजेस्ट किया कि जब स्मॉल पार्टिकल, सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जब हाई स्पीड से मूव करते हैं तो उसमें वेव लाइक ट्रेंड होता है, वेव लाइक प्रॉपर्टी उसमें एसोसिएटेड होता है, ये वेव के तरह ट्रेवल करता है। तो हम लोग यहाँ पर इस डी ब्रोगली इक्वेशन को लेमडा इक्वल टू एच बाई एम इंटू भी को नोट कर लेंगे और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस एक करते हैं। जैसे आपको कह दिया क्वेश्चन में कि फाइंड द वेवलेंथ एसोसिएटेड with electron has kinetic energy 4.55 into 10 to the power -25 joule।
यदि किसी पार्टिकल में वेवलेंथ एसोसिएटेड है, किसी पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड है 4.55 इंटू 10 टू द पावर -25 जूल, तो आपको फाइंड करना है वेवलेंथ कितना एसोसिएटेड होगा इस पार्टिकल के साथ में। अब यहाँ जो पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 kg के इक्वल होते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास भी आपको दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन का दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन में वेव प्रॉपर्टी जो होंगे, इट मींस वेवलेंथ जो एसोसिएटेड होंगे इलेक्ट्रॉन में वह कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो लैम्डा इक्वल टू, हम लोग इक्वेशन जानते हैं, h/m इंटू भी होता है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली। पार्टिकल और वेव के बीच में जो रिलेशन है वह डी ब्रोगली का ही इक्वेशन बताता है। तो लैम्डा इक्वल टू h/m इंटू भी लिखेंगे, डी ब्रोगली इक्वेशन लिखेंगे, जिसमें h का वैल्यू आप जान रहे हैं 6.626 मैक्स प्लैंक कांस्टेंट इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जान रहे हैं 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम होता है। जूल सेकेंड भी ऐसा यूनिट है और किलोग्राम भी ऐसा यूनिट है। आप ऐसा यूनिट में सारी वैल्यूज को पुटअप कर रहे हैं। वेलोसिटी भी आपको ऐसा यूनिट में होना चाहिए, बट वेलोसिटी आपको दिया हुआ नहीं है, आपको वेलोसिटी के बदले काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है ये वेलोसिटी से रिलेटेड होता है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, 12 mv²। तो आपको v इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी बाय m के रूट के इक्वल होगा, यानी कि 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी आपको क्वेश्चन में है 4.55 और इंटू 10 टू द पावर -25, 10 टू द पावर -25, और डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31। आप इसका रूट निकालेंगे तो 4.55 इंटू 2 ये आपको 9.1 के क्लोज होता है, 9.1 के इक्वल होगा। कैंसिल कर देते हैं इसको, तो आपको 10 टू द पावर -25 और 10 टू द पावर -31 का जो रेशियो है या 10 टू द पावर 6 के इक्वल आएगा, और जिसका रूट निकालेंगे तो ये आपको 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो जब आपको वेलोसिटी कैलकुलेट हो गया है तो वेवलेंथ का वैल्यू कितना होगा, जस्ट यू कैन कैलकुलेट बाय पुटिंग द वेलोसिटी इन दिस इक्वेशन। तो आपको लैम्डा का जो वैल्यू है, इसमें आपने वैल्यू रखा है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल इंटू सेकेंड, और डिवाइडेड बाय 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, और इंटू वेलोसिटी जो कैलकुलेट हो गया वह 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड कैलकुलेट हो गया। आप इन सभी वैल्यूज को यहाँ पर पुटअप करेंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो आपको कैलकुलेट हो गया वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन। तो किसी इलेक्ट्रॉन के साथ में वेवलेंथ एसोसिएटेड कितना होगा, हम लोग इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। इस इक्वेशन के द्वारा हम आपको सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि किसी भी पार्टिकल में जो मूविंग पार्टिकल है और वो सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, बहुत छोटे पार्टिकल हैं, तो उसमें ग्रेटर वेव प्रॉपर्टी एसोसिएटेड होता है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक जो इसका वैल्यू आएगा ये कंसिडरेबल वैल्यू होता है इलेक्ट्रॉन के जैसे पार्टिकल के लिए। आपको वेव लेंथ, वेव प्रॉपर्टी, वेवलेंथ का वैल्यू जो आएगा ये कंसिडरेबल होगा फॉर द इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल। लेकिन जब किसी लार्जर मास के पार्टिकल जैसे 1 kg मास का कोई पार्टिकल ले लें या उससे भी ज़्यादा मास का कोई पार्टिकल ले लें और उसके लिए आप सेम वेलोसिटी रख दीजिए 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड, तो वहाँ पर जो वेव कैरेक्टर होगा वो आपको निग्लिजिबल वैल्यू में आएगा, बहुत कम, बहुत स्मॉल वैल्यू में उसका वैल्यू आएगा जो नेग्लेक्टेड वैल्यू होता है। और इसलिए हम लोग कहते हैं कि लार्जर पार्टिकल, हैवियर पार्टिकल में जो वेव लाइक प्रॉपर्टी होते हैं वो नेग्लेक्टेड होते हैं, लेकिन जो सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं, जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिसके मास बहुत कम होते हैं, जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ एटम, मास ऑफ मॉलिक्यूल, तो इस तरह के जो पार्टिकल होंगे एटम की तरह, मॉलिक्यूल की तरह, आयन की तरह, इलेक्ट्रॉन की तरह, प्रोटॉन की तरह, न्यूट्रॉन की तरह का जो पार्टिकल होगा, इतने छोटे छोटे पार्टिकल जो होंगे उसमें ग्रेटर वेव प्रॉपर्टी एसोसिएटेड होगा। तो डी ब्रोगली का इक्वेशन ये सजेस्ट कर रहा है कि स्मॉलर पार्टिकल में वेव प्रॉपर्टी होता है, और जब वेव लाइक प्रॉपर्टी होता है किसी स्मॉलर पार्टिकल में, तो फिर जब वेव लाइक इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे तो इसमें क्या ये सर्कुलर पाथ पॉसिबल हो सकता है, क्या इसमें सर्कुलर ऑर्बिट का जो कंसेप्ट बोर्ड ने दिया क्या ये संभव हो सकता है। इसके लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे
हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसके द्वारा ये प्रूव किया गया है कि इलेक्ट्रॉन के जैसे पार्टिकल का एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम हम एक साथ फाइंड नहीं कर सकते हैं, और जो डी ब्रोगली के कंसेप्ट को सपोर्ट करता है कि इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल नेचर तो होते हैं लेकिन उसके साथ साथ वेव लाइक प्रॉपर्टी भी होते हैं, और वेव लाइक प्रॉपर्टी होने के कारण इसका जो एग्जैक्ट जो डिफाइंड ऑर्बिट का कंसेप्ट है ये संभव नहीं हो सकता है। हम लोग अगले दिन जाएंगे हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में, और जिस प्रिंसिपल के द्वारा आपको समझाएंगे कि क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर पाथ पॉसिबल हो सकता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकते हैं, इस बात को हम लोग समझेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।